मैं फिर वही चीज रिपीट करूंगा कि अगर हम लाइव क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, अपना एफर्ट डाल रहे हैं, तो एटलीस्ट हमारा टारगेट होना चाहिए कि 70 to 75 नंबर हमको स्कोर करना है। तो 70 to 75% स्कोर करने के लिए अपने को एक एक चीजें, एक एक लाइन, एक एक वर्ड्स का नॉलेज होना चाहिए इस बुक से रिलेटेड। ठीक है। तो चैप्टर 2 इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटी मार्केट, लर्निंग ऑब्जेक्टिव, मीनिंग ऑफ सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है, एंड फंक्शन ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, वेर इन सिक्योरिटीज मार्केट, यानी कि किस प्रोडक्ट किस टाइप के होते हैं सिक्योरिटीज मार्केट में, स्ट्रक्चर क्या होता है सिक्योरिटी मार्केट का, एक्टिविटी ऑफ सिक्योरिटी मार्केट पार्टिसिपेंट, मार्केट पार्टिसिपेंट जो होते हैं सिक्योरिटी मार्केट पार्टिसिपेंट, उनकी एक्टिविटी क्या होती है, क्या करते हैं वो, और ट्रांजेक्शन जो होते हैं ना, वेरियस सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन, मार्केट ट्रांजेक्शन, वो क्या होते हैं, डीमैटेरियलाइजेशन और रीमैट, ये तो आप जानते ही होंगे, लेकिन इसको भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे ऐसा क्यों किया गया। ठीक है। तो व्हाट इज सिक्योरिटी? Securities are transferable financial instrument or contract that show evidence of indebtedness and ownership interest in assets of incorporate entity. So securities are equity shares, preference shares, debentures, bond and another such instruments. They is called securities. And securities are issued by, securities को issue कौन करता है? कंपनी। क्यों? पैसे की जरूरत है। फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट, तीनों को पैसे की जरूरत है। ठीक है। दे आर परचेस्ड बाय, सिक्योरिटीज को परचेज कौन करता है? इन्वेस्टर्स हु हैव मनी टू इन्वेस्ट, जिनके पास पैसे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो इन्वेस्ट करते हैं इन सभी सिक्योरिटीज में। सिक्योरिटी ऑनरशिप अलाउ इन्वेस्टर टू कन्वर्ट देयर सेविंग इनटू फाइनेंशियल एसेट व्हिच प्रोवाइड अ रिटर्न। तो सिक्योरिटी को खरीदने से इन्वेस्टर क्या करता है? अपनी सेविंग को फिनेंशियल असेट्स में करेक्ट कन्वर्ट करते हैं, विच प्रोवाइड अ रिटर्न। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सिक्योरिटीज तो आपने खरीद लिया, लेकिन क्या उसमें रिटर्न मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। प्लस में हो माइनस में हो, यह इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटीज तो खरीद लिए। ठीक है। सिक्योरिटी इशुएंस अलाउ बोरोवर टू राइज मनी एट अ कॉस्ट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इशुअर एंड इन्वेस्टर आर कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है। Rising fund through issue of securities allow the investor to transfer their right interest to other without impacting the issuers। ठीक है। अपन ने सिक्योरिटी इशू कर ली, लेकिन क्या करते हैं, कई बार अपन उसको सेल भी कर देते हैं। ठीक है। सिक्योरिटी ऑल्सो प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर इशूअर टू राइज मनी फॉर लॉन्ग टर्म। बहुत सारे इशूअर्स क्या होते हैं, लंबे समय के लिए पैसे मार्केट से उठाते हैं। ठीक है, लॉन्ग टाइम के लिए। ओके। while providing a opportunity to invest to exit. The efficacy of security in allowing movement of capital is achieved through a efficient security market। तो efficacy of security उसको मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ता है? अलाउिंग मूवमेंट ऑफ कैपिटल इज अचीविंग थ्रू अ इफिशियंट सिक्योरिटी मार्केट, जहां पे सिक्योरिटीज को इजिली सेल कर किया जाए। ठीक है, बाय सेल दोनों अलाउ रहे और लिक्विडिटी भी रहे, तो वो होती है इफिकेसी ऑफ सिक्योरिटी। तो उसके लिए सिक्योरिटी मार्केट होता है, दैट अलाउ इन्वेस्टर एंड सेलर टू बाय एंड सेल सिक्योरिटी। इन्वेस्टर और सेलर्स क्या करते हैं? बाय, खरीदी बिक्री करते हैं। सिक्योरिटी मार्केट ब्रिंग टुगेदर अ लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर एंड दस क्रिएट लिक्विडिटी। सिक्योरिटी मार्केट क्या करता है? बड़े नंबर में बायर एंड सेलर्स को एक प्लेटफॉर्म देता है ना, जहां से अपन बाय और सेल करते हैं, उससे क्या होती है? लिक्विडिटी क्रिएट होती है। मेक इट इजी टू बाय एंड सेल सिक्योरिटी एट क्लोज टू एट मार्केट प्राइस। तो लिक्विडिटी होने से क्या होता है, ये 100 रुपीज की चीज है और कोई सेलर उसको 100 में ही बेचना चाहता है, तो आप उसको 100 में बाय कर सकते हैं, ये लिक्विडिटी है। लेकिन जहां लिक्विडिटी नहीं होती, वहां क्या होता है, 100 रुपीज में अगर आप बाय करना चाहते हो, कोई सेलर आपको 110 में दे रहा है। क्यों? क्योंकि वह वॉल्यूम नहीं है, वहां पे बायर सेलर ज्यादा नहीं है। तो सिक्योरिटी मार्केट ये जो लिक्विडिटी है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है। द मार्केट
help in transfer of resource from those with idle or surplus resource to other who have productive need for them. To state formally, security market provide channel for conversion of saving into investment. तो अगर सीधी भाषा में बोले तो सिक्योरिटी मार्केट क्या करता है? चैनल फॉर कन्वर्जन ऑफ सेविंग. सेविंग मीन्स अपना जो पैसा है जो अपन सेव करके रखे हैं भविष्य के लिए, इनटू इन्वेस्टमेंट. थ्रू सिक्योरिटी मार्केट a broader universe of saver with surplus to invest is available to the issue of securities, and universe of wider option is available to saver to invest their money. ठीक है. यहाँ पे क्या होता है? जिसके पास ज्यादा पैसे हैं, चाहे वो एफपीआई हो, डीआईआई हो, रिटेलर्स हो, वो क्या करते हैं? सिक्योरिटीज बाय करते हैं. ठीक है. अब फिनेंशियल मार्केट में कौन कौन होते हैं? प्लीज ये सब चीजें अपने को लाइन टू लाइन पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है. हाँ, लेकिन मैं एक चीज बोलूंगा, स्मार्टनेस रखना, ओवर स्मार्टनेस रखने में यही यही फर्क पड़ेगा. अगर हम इस बुक को वर्ड टू वर्ड पढ़ रहे हैं, इसका ये मतलब है कि हम अपनी स्मार्टनेस दिखा रहे हैं. ठीक है. 276 पेज की बुक है. ये एक तरीके से नोट्स ही है. ठीक है. अगर इसको मैं नोट्स की बात अगर बोला हूं, फिनेंशियल मार्केट में मैंने जिस जिस तरीके की बुक्स देखी है, तो 1000 पेज, 500 पेज तो नॉर्मली होता है कोई भी टॉपिक में. ठीक है. तो फिनेंशियल मार्केट कंसिस्ट ऑफ इन्वेस्टर. इन्वेस्टर कौन होता है? प्रोवाइडर ऑफ फंड, जिसके पास पैसे होते हैं, या बायर ऑफ सिक्योरिटी. बोरोवर कौन होता है? बोरोवर और सीकर ऑफ फंड, सेलर ऑफ सिक्योरिटी. इंटरमीडियरीज कौन होता है? जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं टू फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ फंड एंड सिक्योरिटीज. और रेगुलेटरी बॉडीज, यानी कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि मार्केट में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है वो सही ढंग से हो रहा है ना. जैसे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, आरबीआई, सेबी, सब एक रेगुलेटरी बॉडीज है. अब देखिए यहां से एक क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट. सिक्योरिटीज हैज डिफाइंड इन द सेक्शन 2H ऑफ सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956. ये याद रखिएगा, यहां से कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं. सिक्योरिटीज में क्या क्या इंक्लूड होता है? सिक्योरिटीज इंक्लूडेड शेयर मार्केट, स्क्रिप्ट्स, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर, डिबेंचर स्टॉक, और अदर मार्केटेबल सिक्योरिटी ऑफ लाइक अ नेचर, और एनी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी और पूल इन्वेस्टमेंट व्हीकल और अदर बॉडी कॉर्पोरेटेड. डेरिवेटिव इज ऑल्सो सिक्योरिटी यूनिट और अदर इंस्ट्रूमेंट इशूड बाई कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम टू द इन्वेस्टर इन सच स्कीम यूनिट. ठीक है. तो जो यूनिट मिलती है ना अपने को म्यूचुअल फंड्स में, या ऐसी स्कीम जिसमें कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है जिसमें यूनिट मिलती है, वो भी. सिक्योरिटी रिसिप्ट एज डिफाइंड इन क्लॉज JG ऑफ सेक्शन 2, ये भी आता है कई बार, याद रखिएगा ना. ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002. कई बार इसका फुल फॉर्म आता है. इसको SARFAESI एक्ट 2002 भी कहा जाता है. ठीक है. यूनिट और अदर सच इंस्ट्रूमेंट इशू टू इन्वेस्टर अंडर एनी म्यूचुअल फंड स्कीम. ठीक है. जो भी म्यूचुअल फंड में अपने को मिलते हैं यूनिट, वो. लेकिन यहां पे एक क्वेश्चन आता है कि कौन सी सिक्योरिटी, किसको अपन सिक्योरिटी नहीं बोलते हैं. ठीक है. या ऐसे यूनिट्स जिसमें इंश्योरेंस पॉलिसी भी है और इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है आपका साथ में. ठीक है. कंबाइन बेनिफिट मिल रहा है, वो सिक्योरिटीज या यूनिट सिक्योरिटीज में काउंट नहीं होते हैं. ठीक है. यूनिट और अदर्स इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय पूल इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स. ठीक है. सर्टिफिकेट और इंस्ट्रूमेंट इशू टू इन्वेस्टर बाय इशूअर बीइंग स्पेशल पर्पस डिस्टिंग विद प्रोसेस एनी डेप्ट और रिसीवेबल मॉर्गेज डेप्ट. ठीक है. ये सब भी सिक्योरिटीज में आता है. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और ऐसी सिक्योरिटी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी एज अ सिक्योरिटी डिक्लेयर किया है. इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट, जो अपन गोल्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में खरीदते हैं, वो. ठीक है. वो भी सिक्योरिटीज में आता है. अब हेलो जी.
जी मैम। ओके ओके, देखिए। तो एक सेकंड रुकिएगा ना। प्रोडक्ट डेफिनेशन एंड टर्मिनोलॉजी, यानी कि कौन से प्रोडक्ट है, उनकी डेफिनेशंस क्या है। देखने में ये इजी लगता है, लेकिन यहां से भी बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। पहला होता है इक्विटी शेयर्स। एक सेकंड रुकिएगा ना। इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, जिसको कंपनी इशू करती है, और इशूअर्स, ठीक है। इशूअर्स में कोई भी आ सकता है, गवर्नमेंट कंपनीज भी आ सकती है। इन्वेस्टर कौन होता है इक्विटी शेयर्स में, एफपीआई, एफआईआई, डीआई। और इंडिविजुअल में रिटेल और एचएनआई। मीडियम क्या होता है, डायरेक्ट इशुएंस बाय कंपनी एंड स्टॉक एक्सचेंज, रेगुलेटर सेबी अंडर कंपनी एक्ट। ठीक है। इक्विटी शेयर रिप्रेजेंट द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शनल ओनरशिप इन अ बिजनेस वेंचर। इक्विटी शेयर होल्डर कलेक्टिवली ओन द कंपनी, दे बियर द रिस्क एंड एंजॉय द रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप। ठीक है। इक्विटी शेयर क्या होता है, किसी भी बिजनेस वेंचर्स का स्मॉल पार्ट जो अपन लेते हैं ना, थोड़ा सा फ्रैक्शन खरीदते हैं वो। ठीक है। डिबेंचर्स, बॉन्ड एंड नोट्स, ये क्या होते हैं, इशूड कौन करता है, कंपनी, गवर्नमेंट एंड स्पेशल पर्पस व्हीकल एंड अदर इशूअर्स। ठीक है। डिबेंचर्स, बॉन्ड एंड नोट। इन्वेस्टर कौन होता है, इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल। मीडियम क्या होता है, इशूअर, डायरेक्ट और स्टॉक एक्सचेंज। रेगुलेटर कौन होता है, डिबेंचर, बॉन्ड एंड नोट में आरबीआई, सेबी एंड रेगुलेटर अंडर द कंपनी एक्ट। कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि इनका रेगुलेटर कौन नहीं होता, विच इज नॉट रेगुलेट डिबेंचर्स, बॉन्ड एंड नोट। तो आरबीआई देगा, सेबी देगा, रेगुलेटर अंडर द कंपनी एक्ट। तो जो फोर्थ ऑप्शन दिया रहेगा वो राइट आंसर होता है। तो इतनी डिटेल में स्टडी कई बार लगती है। डिबेंचर्स, बॉन्ड, नोट्स आर इंस्ट्रूमेंट फॉर राइजिंग लॉन्ग टर्म। तो ये डिबेंचर, बॉन्ड, नोट्स कौन ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिससे अपन लंबे समय के लिए उधार या डेप्ट ले सकते हैं। ठीक है। और डिबेंचर आर आइदर अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड। ठीक है। सिक्योर्ड में क्या होता है, कोलेटरल सपोर्ट मिलता है उसमें। ठीक है। और डिबेंचर्स कितने टाइप के होते हैं, फुल कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल एंड पार्सली कन्वर्टेबल। और देश कुड बी डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन करेंसी। यहां तक क्लियर हुआ सर, आलोक सर? यस। देखिए यहां से क्वेश्चंस आते हैं, मैं जो जो चीजें बता रहा हूं ना, इस बुक की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या होते हैं, ऐसे डिबेंचर्स जो एक समय के बाद या एक जो स्पेसिफाइड टाइम दिया गया रहता है ना, उसके बाद वो ऑर्डिनरी शेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। ऑफ इशूइंग कंपनी, जो भी कंपनी इशू करती है उसके ऑर्डिनरी शेयर में फुली कन्वर्टेबल हो जाते हैं। द टर्म ऑफ कन्वर्जन, यानी कन्वर्ट करने की टर्म एंड कंडीशन एंड टाइम, जिस समय इशू होता है ये डिबेंचर्स, उसी समय वहां उस नोट में लिखा रहता है। ठीक है। पार्सली क्या होते हैं, जिसके आधे शेयर कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो बाकी होते हैं नॉन कन्वर्टेबल पार्ट, वो डिबेंचर्स ही रहते हैं। और जब उनका रिडीम का टाइम आता है या जब मैच्योर मैच्योर हो जाते हैं, तब वो रिडीम हो जाते हैं। उसमें आपको
टाइमली कूपन रेट या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलते रहता है, ठीक है। नॉन कन्वर्टेबल क्या होते हैं? ये कभी भी ये प्योर डेप्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इनमें कन्वर्जन का कोई फीचर नहीं होता। एनसीडी, रीपेबल रिडीमेबल ऑन मैच्योरिटी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज फोकस करिएगा ना। शॉर्ट टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट आर यूज टू राइज डेप्ट फॉर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। 1 साल से ज्यादा के लिए अगर अपन डेप्ट नहीं लेते हैं तो शॉर्ट टर्म डेप्ट कहलाता है। ऐसे डेप्ट पेपर क्या होते हैं? ट्रेजरी बिल इशूड बाय गवर्नमेंट, कमर्शियल पेपर इशूड बाय कंपनीज एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशूड बाय द बैंक। ये शॉर्ट टर्म डेप्ट्स में आते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो अपन आगे बढ़ते हैं। फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स इशू कौन करता है? कंपनी, गवर्नमेंट एंड स्पेशल पर्पस व्हीकल्स, ठीक है। इन्वेस्टर कौन होता है? इंस्टीट्यूशन एंड इंडिविजुअल। रेगुलेटर क्या होता है? फॉरेन करेंसी बॉन्ड में रेगुलेटर उसकी रिस्पेक्टिव कंट्री जहां पे इशू की गई है वो उनके रेगुलेटर होते हैं, ठीक है। Foreign currency bond are the bond issued by company in a currency that is different from currency of its hometown। यानी कि हम जिस देश में रह रहे हैं यहाँ रुपीज है, और अगर अगर अपन अमेरिका में कोई बॉन्ड इशू करते हैं तो उसकी वहां की करेंसी क्या है? डॉलर। तो वहां अगर अपन कोई बॉन्ड इशू करते हैं तो वो होता है फॉरेन करेंसी बॉन्ड, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं ये भी अपन देखेंगे। इसका एग्जाम्पल है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एसपीवी स्पेशल पर्पस व्हीकल ऑफ जीएमआर इंफ्रा इशू यूएसडी बॉन्ड 2020 में इशू किया था, ठीक है। दिस कुड आल्सो हैव अ फीचर ऑफ कन्वर्जन इनटू शेयर इफ नीडेड, ठीक है। ऐसा क्यों करती है कंपनी की? इमर्जिंग मार्केट में वो बॉन्ड इशू करती है। इमर्जिंग मार्केट की कंपनीज क्यों यूएस में बॉन्ड इशू करती है? क्योंकि वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है हमारी कंट्री से बहुत कम होता है, लोअर इंटरेस्ट रेट, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, एक रिस्क होता है, वो होता है फॉरेन करेंसी रिस्क टू द इशूअर्स, ठीक है। इन द केस ऑफ फॉरेन करेंसी एप्रिसिएट अगेंस्ट द लोकल, तो फॉरेन करेंसी जितना एप्रिसिएट करेगी जैसा अभी कर रही है तो आपको ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ जाएगा, क्योंकि आपको रुपीस को पहले डॉलर में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ता है, ठीक है। फिर होता है एक्सटर्नल बॉन्ड और मसाला बॉन्ड। इसको कौन इशू करता है? कंपनी, गवर्नमेंट एंड एसपीवी। इन्वेस्टर कौन होता है? इंस्टीट्यूशन एंड इंडिविजुअल, ठीक है। रेगुलेटर, रेगुलेटर इन द रिस्पेक्टिव कंट्री। तो एक्सटर्नल बॉन्ड क्या होता है? ध्यान से देखिएगा, बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल बॉन्ड आर रिफर्ड एज यूरो बॉन्ड, आर बॉन्ड इशूड इन करेंसी दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द करेंसी ऑफ कंट्री इन विच इट इज इशूड, ठीक है। ऐसे बॉन्ड, ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल देखिएगा, कंपनी इशू यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड इन कुवैत। तो एक कंपनी है इंडिया की, उसने यूएस डॉलर के डिनोमिनेशन में बॉन्ड इशू किया, लेकिन कहाँ किया? कुवैत में। तो कुवैत की करेंसी क्या है? कुवैती दिनार। यूएस की करेंसी डॉलर, इंडिया की करेंसी रुपीज, इसलिए इसको यूरो बॉन्ड या एक्सटर्नल बॉन्ड कहते हैं। लेकिन यही एक्सटर्नल बॉन्ड अगर अपन रुपीज में बॉन्ड इशू करते हैं कुवैत में तो उसको बोलेंगे मसाला बॉन्ड, ठीक है। ऐसे बॉन्ड आउटसाइड ऑफ इंडिया इशूड होते हैं लेकिन इनका डिनोमिनेशन इंडियन रुपीज में होता है। तो पहली बार मसाला बॉन्ड किसने इशू किया था? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने 2014 में किया था, जो लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड भी था, ठीक है। जैसा फॉरेन करेंसी बॉन्ड में करेंसी रिस्क इशूअर को होता है, मसाला बॉन्ड में करेंसी रिस्क इन्वेस्टर को होता है, ठीक है। क्योंकि ये बॉन्ड डिनोमिनेटेड होते हैं आईएनआर में, ओके। तो इन्वेस्टर को जो रिस्क होता है मसाला बॉन्ड में, वो करेंसी रिस्क इन्वेस्टर को बॉन्ड करना पड़ता है, ठीक है। यहां तक क्लियर? कोई भी क्वेश्चन आएगा तो प्लीज मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, आप जितने क्वेश्चन चाहें जितने बार चाहें पूछ सकते हैं, ये आपको ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। फिर होता है वारंट एंड कन्वर्टेबल वारंट।
ठीक है। इशू कौन करता है? कंपनी, इंस्टीट्यूशन एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर होते हैं। मीडियम क्या होता है? या तो डायरेक्ट और स्टॉक एक्सचेंज। रेगुलेटर इसमें सेबी होता है। वारंट आर ऑप्शन दैट एंटाइटल इन्वेस्टर टू बाय इक्विटी शेयर ऑफ इशूअर कंपनी आफ्टर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। तो मैंने आपको वारंट दे दिया, और आप क्या करेंगे? उस वारंट से इक्विटी शेयर्स ले सकते हैं इशूअर कंपनी से आफ्टर स्पेसिफाइड टाइम, ठीक है, एट प्री डिटरमाइंड रेट। ठीक है, रेट पहले से फिक्स है कि आपको इतने में ही मैं आपको परचेस यानी कि आपको सेल करूंगा, और आप मेरे से इतने रेट में बाय करेंगे, ये वारंट होता है। ओनली अ फ्यू कंपनी इन इंडियन सिक्योरिटी मार्केट हैव इशू वारंट टिल नाउ। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया सर? ऑल क्लियर? एक एक लाइन को समझते जाना है, क्योंकि अगर ये सब चीजें समझ में नहीं आएगी ना, तो जो एग्जाम का जो लैंग्वेज है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, लैंग्वेज ही क्वेश्चंस के डिफिकल्ट है। ठीक है, यहाँ तो अपन इजी इजी करके चले गए, लेकिन वहां पे जब रियल एग्जाम होता है ना, तो चीजें डिफिकल्ट आती है। ठीक है, मैं एक सेकेंड आया ना। फिर इंडाइसेस, बहुत इजी टर्म है, लेकिन यहां से भी एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, इंडाइसेस से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। अब मार्केट इंडेक्स ट्रैक द मार्केट मूवमेंट बाय यूजिंग द प्राइस ऑफ स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर चूजन एज रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। ठीक है, मार्केट इंडेक्स में क्या होता है? स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर अपन चूज करते हैं, लेकिन उसकी क्राइटेरिया होते हैं। ठीक है, तो क्या क्राइटेरिया होते हैं देखते हैं। मोस्ट लीडिंग इंडाइसेस निफ्टी, बीएससी, सेंसेक्स, नैस्डैक यूएस में are weighted by market capitalization to take into account that the fact that more the number of share issued greater the number of portfolio in which they be held। तो इनका मार्केट कैप ज्यादा होता है। ठीक है, वेटेड जो मिलता है मार्केट कैप के अनुसार। ठीक है, स्टॉक इंक्लूडेड इन इंडेक्स आर आल्सो क्वाइट लिक्विड। तो जो इंडेक्स में स्टॉक्स होते हैं वो लिक्विड होते हैं। ठीक है, और मेकिंग इट पॉसिबल फॉर इन्वेस्टर टू रेप्लिकेट द इंडेक्स एट लो कॉस्ट। तो अपन क्या करते हैं? अपन इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इंडेक्स के जो स्टॉक्स हैं उसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं कि हाँ ये इंडेक्स में, यानी कि इसमें लिक्विडिटी भी है, लोगों का भरोसा भी है। तो अपन इंडेक्स जैसा, जस्ट इंडेक्स जैसा रेप्लिकेट कर लेते हैं लो कॉस्ट में। नैरो इंडाइसेस आर यूजली मेड अप ऑफ मोस्ट एक्टिवली traded equity share in that stock exchange. Other indices to track sector or market cap category also in use। ठीक है, तो नैरो इंडाइसेस होता है, तो उसमें क्या होता है? सबसे ज्यादा जो एक्टिवली ट्रेडेड इक्विटी रहते हैं उनको चूज किया जाता है। तो मोस्ट वाइडली ट्रैक इंडाइसेस इन इंडिया आर एनएससी निफ्टी 50, बीएससी सेंसेक्स एंड एमएससीआई एसएक्स 40। ठीक है, तो आपको पता होगा सेंसेक्स में अपन मार्केट कैप को लेते हैं वेटेड इंडेक्स के द्वारा, मार्केट कैप वेटेड इंडेक्स के द्वारा। ठीक है, ये अपना मेथड है ना, इसको याद रखिएगा। ऑफ चूजन 30 स्टॉक्स, जो टॉप 30 के स्टॉक्स हैं उनको। SX40 है एमएससीआई में, किसको चूज करते हैं? 40 मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव स्टॉक लिस्टेड इन मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव स्टॉक SX40 में। और निफ्टी 50 इज कंपोज्ड ऑफ 50 मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव स्टॉक लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, यहां बीएससी में मार्केट कैप, लेकिन बाकी में मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव स्टॉक सबसे ज्यादा जो रिप्रेजेंट हो रहे हैं। ठीक है, द शेयर इंक्लूड ऑन दिस इंडाइसेस और चूज ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स सच एज लिक्विडिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग स्टॉक। फ्लोटिंग स्टॉक कितने अवेलेबल है,
और साइज ऑफ मार्केट कैप कितना है। तो ये तीन फैक्टर इंपॉर्टेंट है ना, लिक्विडिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग स्टॉक एंड साइज ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, ये होता है इंडेक्स में कौन से स्टॉक कैसे जाएंगे उसका मेथड। कुछ इंडाइसेस ऐसे भी होते हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, निफ्टी 500, बीएससी 100, बीएससी 500, बीएससी मिड कैप। और कुछ क्या होते हैं, सेक्टर वाइज इंडाइसेस होते हैं, जैसे बैंक निफ्टी, निफ्टी आईटी, निफ्टी फार्मा, बीएससी फार्मा, बीएससी एफएमसीजी। ठीक है, अब इनका यूज क्या है, मेजर यूज ऑफ इंडाइसेस। तो इंडाइस होने से या इंडेक्स होने से क्या होता है कि वी कैन गिव अ कंपैरिजन ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट एज अपोज टू असेट क्लास सच एज गोल्ड और डेब्ट। तो इंडेक्स से अपन ये कंपेयर कर सकते हैं कि हमारा इंडेक्स ज्यादा अच्छा रिटर्न दे रहा है कि गोल्ड या डेब्ट। डेब्ट यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, है ना, गवर्नमेंट या जो लॉन्ग टर्म के जो सिक्योरिटीज होते हैं वो डेब्ट कहलाते हैं ना, अभी अपन ने जस्ट पढ़ा है। तो कंपेयर हो जाता है, कंपेरिजन ऑफ परफॉर्मेंस विद एक्टिव इक्विटी पोर्टफोलियो। अपना पोर्टफोलियो का रिटर्न को अपन देखते हैं कि वो अच्छा दे रहा है कि जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो अच्छा दे रहा है। द परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी और एनी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी इन कंट्री इज इंडिकेटेड बाय इंडेक्स। परफॉर्म कैसा कर रहा है अपन, हाँ, इकोनॉमी या वो सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, रियल टाइम मार्केट सेंटीमेंट वो भी अपन चेक कर लेते हैं। इंडाइसेस एक्ट एज अंडरलाइन फॉर इंडेक्स फंड, इंडेक्स फ्यूचर। ठीक है, ये भी अपन बना सकते हैं। इंडेक्स फंड फ्यूचर ऑप्शन, ये भी एक्ट होता है, एक्ट करता है कि नहीं इंडेक्सेस। इंडेक्स फंड भी बनाते हैं, फ्यूचर ऑप्शन भी है उसके। ठीक है, फिर होता है म्यूचुअल फंड। इसको कौन इशूड करता है, इशूड बाय म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशन, इंडिविजुअल। मीडियम क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स डायरेक्ट खरीद सकते हैं या स्टॉक एक्सचेंज। रेगुलेटर कौन होता है, सेबी। ठीक है, इससे भी कई बार क्वेश्चंस आए हैं। तो म्यूचुअल फंड आर इन्वेस्टमेंट व्हीकल दैट पूल टुगेदर द मनी कंट्रीब्यूटेड बाय इन्वेस्टर विथ which the fund invested in portfolio of security that reflect the common investment objective of the investor. Each investor share is represented by unit issued by the fund. ठीक है, हम जब इन्वेस्ट करते हैं किसी भी फंड में तो अपने को क्या मिलता है, यूनिट, द वैल्यू ऑफ यूनिट। ठीक है, एक यूनिट मिलता है। यूनिट की क्या वैल्यू होती है, नेट असेट वैल्यू होती है ना, एनएवी। इसका कई बार फुल फॉर्म आता है कि नेट, एनएवी का फुल फॉर्म क्या है, तो नेट असेट्स वैल्यू। ठीक है, एनएवी जितना चेंज होता है उतना ही अपनी पोर्टफोलियो की वैल्यू भी ऊपर नीचे होती रहती है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, म्यूचुअल फंड आर क्लासिफाइड एज ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। म्यूचुअल फंड दो दो टाइप के होते हैं, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड में क्या होता है कि अपन कभी भी यूनिट बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। ठीक है, इनका कोई मैच्योरिटी टाइम नहीं होता है। ठीक है, क्लोज एंडेड में क्या होता है, इनका एक मैच्योरिटी टाइम होता है, लेकिन इनको बॉट और सोल्ड किया जा सकता है, बाय और सेल किया जा सकता है अगर ये स्टॉक मार्केट में मैंडेटरी लिस्टेड हैं तब। ठीक है, यहां तक क्लियर सर। ओके, फिर होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। आज के डेट में ईटीएफ बहुत पॉपुलर है। इशूड कौन करता है ईटीएफ को, म्यूचुअल फंड। इन्वेस्टर कौन है, सेम। रेगुलेटर कौन है, सेबी। मीडियम क्या होता है, या तो डायरेक्ट या तो स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा अपन ले सकते हैं। ईटीएफ इज द इन्वेस्टमेंट व्हीकल दैट इन्वेस्टेड फंड पूल बाय इन्वेस्टर टू ट्रैक अ इंडेक्स और कमोडिटी और बास्केट ऑफ असेट्स। ठीक है, इट इज सिमिलर टू इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड की जैसा होता है इन द सेंस इट इज पोर्टफोलियो रिफ्लेक्ट द इंडेक्स इट ट्रैक। अनलाइक द इंडेक्स, द ईटीएफ आर लिस्टेड एंड ट्रेडेड इन डीमैट फॉर्म ऑन स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, देयर प्राइस चेंज कंटिन्यूअसली टू रिफ्लेक्ट चेंज इन द इंडेक्स। तो ईटीएफ का एडवांटेज पूछता है सबसे बड़ा, इसका जो एक्सपेंस रेशो होता है ना बहुत कम होता है एज कंपेयर टू म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर होते हैं, ठीक है, उनका एक और भी बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं उसमें रिसर्च के। लेकिन यहाँ पे अब एक पैसिव मैनेज पोर्टफोलियो होता है ईटीएफ,
तो इसका एक्सपेंस रेशो बहुत कम होता है। ठीक है, ईटीएफ में गोल्ड भी आता है, इंडेक्स भी आता है, बास्केट ऑफ असेट्स भी आते हैं। ठीक है, फिर आता है प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, आप समझिएगा, मैं आपको प्रेफरेंस दे रहा हूं कि आप मुझसे शेयर ले लीजिए, तो आप क्या करेंगे, आपको कम रेट में मिलेगा, पहला चीज। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर एज स्पेशल काइंड ऑफ इक्विटी शेयर विच हैव प्रेफरेंस ओवर कॉमन और ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स एट द टाइम ऑफ डिविडेंड और एट द टाइम ऑफ रिपेमेंट ऑफ कैपिटल इन इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। तो प्रेफरेंस शेयर्स का क्या है कि आपको जब डिविडेंड मिलता है हमको किसी भी ऑर्डिनरी शेयर में, उससे पहले अपने को डिविडेंड देना होता है प्रेफरेंस शेयर्स वालों को। और अगर कंपनी अगर कभी वाइंड अप कर रही है या अपना कारोबार बंद कर रही है, तो जो रीपेमेंट ऑफ कैपिटल होगा वो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स को मिलेगा। प्रेफरेंस शेयर्स में फीचर्स इक्विटी के भी हैं और सम फीचर डेब्ट के भी हैं। प्रेफरेंस शेयर रिजेंबल इक्विटी एज अ प्रेफरेंस शेयर होल्डर और कॉल्ड शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। पेमेंट टू देम इज टर्म एज डिविडेंड। उनको जो पेमेंट मिलता है वो डिविडेंड के टर्म में मिलता है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद जो होता है वो मिलता है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, डिविडेंड पेमेंट इज नॉट अन ऑब्लिगेशन अनलाइक इंटरेस्ट। जैसा डिविडेंड अपने को मिलता है ना पेमेंट, वैसे ही ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको डिविडेंड देना ही है। ठीक है, और कॉमन इक्विटी शेयर्स के में क्या होता है कि आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स वालों के पास वोटिंग राइट नहीं होता है। ठीक है, और रेसिडुअल असेट्स ऑफ कंपनी में भी उनका राइट नहीं होता है। ठीक है, राइट ओवर द रेसिडुअल एसेट। ठीक है, यहां पे रीपेमेंट ऑफ कैपिटल था, यहां रेसिडुअल असेट्स है। ये प्रेफरेंस शेयर्स के प्रो एंड कॉन्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेफरेंस शेयर्स में डेब्ट इंस्ट्रूमेंट जैसा क्या होता है, क्योंकि दे ऑफर प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ डिविडेंड। उनका जो डिविडेंड रेट होता है वो प्री डिटरमाइंड होता है। ठीक है, और कॉमन इक्विटी शेयर से के होल्डर से पहले मिलता है। ठीक है, और वाइंडिंग अप में भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले मिलता है कॉमन इक्विटी शेयर्स वालों से कंपेयर से। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं एक क्यूमुलेटिव और एक होता है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, याद रखिएगा। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, अनपेड डिविडेंड होते हैं, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। लेकिन नॉन क्यूमुलेटिव में अनपेड डिविडेंड लैप्स हो जाता है, नॉन क्यूमुलेटिव में। ठीक है, क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव। अभी अपन ने देखा था कन्वर्टेबल डिबेंचर्स एंड बॉन्ड। ठीक है, सेम वापस फिर आ गया। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आर डेब्ट इंस्ट्रूमेंट दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी एट फ्यूचर डेट। तो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या होते हैं कि एक समय बाद इक्विटी शेयर्स में कम चेंज हो जाते हैं एट फ्यूचर, कोई भी डेट दिया गया है वहां पे। दिस सिक्योरिटी ऑल्सो हैज अ फीचर ऑफ बोथ ए डेब्ट एंड सिक्योरिटी इक्विटी। इट पे पीरियडिक कूपन इंटरेस्ट। ठीक है, जब तक वो कन्वर्ट नहीं हुए रहते तब तक वो इंटरेस्ट या कूपन प्रोवाइड करते हैं आपको, यानी क्योंकि कुछ ना कुछ रिटर्न आपको देना है उसमें, जस्ट लाइक अदर डेब्ट इंस्ट्रूमेंट एट प्री डिटरमाइंड टाइम, प्री डिफाइंड टाइम। ठीक है, तो फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स क्या होते हैं, जिसका पूरा फेस वैल्यू इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाए। पार्शियली में पोर्शन, एक जो आपका डिवेंचर्स का पोर्शन है वो इक्विटी में चेंज होगा, रेस्ट में आपको इंटरेस्ट इनकम मिलते रहेगी और आपको रिडीम या मैच्योरिटी में पूरे पैसे मिल जाएंगे। ऑप्शनली कन्वर्टेबल होता है ना, ऑप्शनली आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो शेयर्स में कन्वर्ट कर लो, नहीं चाहते तो मत करिए, वो ऑप्शन होता है, ओसीडी बोलते हैं। ठीक है, अब कन्वर्जन तो होना है, लेकिन उसके रूल्स क्या है। द इशूअर स्पेसिफाइड द डिटेल ऑफ कन्वर्जन एट द टाइम ऑफ मेकिंग द इशू। जब अपन इशू निकालते हैं मार्केट में, तब अपन को डिटेल देना होता है कि ये कन्वर्जन कब होगा। ठीक है, डेट ऑन विच द बिफोर द कन्वर्जन में बी मेड, कोई पर्टिकुलर फ्यूचर डेट या उससे पहले कन्वर्जन होना है वो डेट। रेशो ऑफ कन्वर्जन,
कितने शेयर्स मिलेंगे एक डिबेंचर्स में, ईच डिबेंचर्स, प्राइस एट विच द शेयर विल बी अलॉटेड टू द इन्वेस्टर। कौन से प्राइस में मिलेगा? सस्ते दाम में मिलता है, डिस्काउंट में मिलता है, ये याद रखिएगा, डिस्काउंट प्राइस। प्रपोर्शन ऑफ डिबेंचर दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, ठीक है। अब एडवांटेज क्या होता है कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का, कि कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में हमेशा लोअर कूपन रेट मिलता है देन प्योर डेप्ट। अगर अपन प्योर डेप्ट इंस्ट्रूमेंट ले उसमें कूपन रेट हाई होता है, इसमें लोअर होता है। क्योंकि जो भी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनका टारगेट रहता है कि जब ये शेयर्स में पूरी तरीके से कन्वर्ट होगा तो जो अपने को कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द इशुअर डज नॉट हैव टू रीपे द डेट। और इशुअर के लिए क्या फायदा है कि उनको कोई भी पैसे पेड नहीं करने, मैच्योरिटी में आपको कुछ भी पेड नहीं करना है, जो भी है, जो भी आपका डेब्ट था या उधार था वो तो शेयर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या होता है इसका? डिसएडवांटेज टू दिस, द स्टेक ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर गेट डाइल्यूटेड। तो जो आपका जो शेयर होल्डर का एग्जिस्टिंग होता है वो डाइल्यूट हो जाता है, क्योंकि फ्रेश शेयर इशू किए जाते हैं कन्वर्जन में, ठीक है। एज मोर शेयर होल्डर कम, proportion holding of existing shareholder fall, ठीक है। द इन्वेस्टर इन अ कन्वर्टेबल डिवेंचर हैव द एडवांटेज ऑफ इक्विटी एंड डेब्ट। इसमें दोनों के फीचर्स होते हैं कन्वर्टेबल डिवेंचर्स में। आपको स्टार्टिंग में क्या मिलेगा? कूपन इनकम मिलेगी इनिशियल स्टेज में। और कंपनीज क्या होती है फर्स्ट स्टेज में होती है, ठीक है। यानी कि ग्रोथ उसकी जस्ट स्टार्ट हुई रहती है। ग्रोथ तो चांद तक भी जा सकता है शेयर कहीं भी। तो दे में बेनिफिट फ्रॉम एप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ द शेयर, ठीक है। यहां तक क्लियर सर? देखिए कोई चीज समझ में ना आए प्लीज मुझे मैसेज जरूर करिएगा। इट मेक यू डिफ, आपको ज्यादा एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। इसके बाद लास्ट देख लेते हैं डीआर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, आईडीआर, जीडीआर और एडीआर। डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या होता है कि अपन को आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट रिप्रेजेंट शेयर ऑफ फॉरेन कंपनी, ठीक है। देश डिपॉजिटरी रिसीव ट्रेडेड इन लोकल मार्केट। फॉरेन कंपनी के शेयर्स को कस्टडी में रखने के बाद उसकी एक रिसिप्ट मिलती है, उसको डीआर बोलते हैं, और वो हमेशा लोकल डिनोमिनेशन में होता है। तो इसके लिए क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ इश्यूइंग डिपॉजिटरी आर कंपनी और इन्वेस्टर डिलीवर अ स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ इक्विटी शेयर टू अ बैंक। क्या करता है कोई भी कंपनी या इन्वेस्टर? अपने एक स्पेसिफिक क्वांटिटी शेयर्स बैंक में रख दिया, बैंक क्या करी उसको कस्टोडियन के अकाउंट में रख दिए, ठीक है। और कस्टोडियन को देने के बाद बैंक ने उनको डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशूड कर दिया, वो होता है डीआर, ठीक है। तो डिपॉजिटरी का क्या है? इफ द इशूइंग कंपनी इज वन दैट डिलीवर द सिक्योरिटी इनिशिएट द प्रोसेस इट रिफर एज अ स्पॉन्सर्ड डिपॉजिटरी रिसिप्ट। और स्पॉन्सर वाली डीआर क्या होती है? मार्केट में एक्सचेंज में लिस्टेड होती है, ठीक है। और जो कंपनी वांट देयर डीआर टू बी लिस्टेड शुड, और जो भी कंपनी अपना डीआर लिस्ट करना चाहती है वो उनको लिस्टिंग रिक्वायरमेंट कंप्लीट करनी होती है, ठीक है। और जरूरी नहीं है, कई बार क्या होता है कि कंपनी उसको डीआर तो जरूर बना लेते हैं लेकिन वो अनस्पॉन्सर रहते हैं, तो वो ओटीसी मार्केट में ट्रेड होते हैं, ठीक है। एक होता है इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनीज फॉरेन कंपनीज को डीआर इशूड करती है तो उसको बोलते हैं आईडीआर। लेकिन इसमें कोई लोकल कंपनीज नहीं होती ना आईडीआर में। फॉरेन कंपनीज अपने शेयर्स को रख के डीआर इशूड करती है, वो आईडीआर होता है। पहला जो आईडीआर है वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का है, जो इंडियन मार्केट में लिस्टेड है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड का, ठीक है, आईडीआर। और आईडीआर का 1 ईयर का लॉक इन पीरियड होता है कि उसको आप ऑर्डिनरी शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पॉपुलर जो है वो है एडीआर, अमेरिका में जो लिस्ट होता है। तो अमेरिका में नॉन यूएस कंपनी
डीआर इशू करती है। ठीक है, सबसे पॉपुलर जो डीआर है वो कौन से हैं पूरी दुनिया में? एडीआर जो है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, वो सबसे पॉपुलर है। और इंफोसिस, विप्रो, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी सब सबसे इंपॉर्टेंट कंपनीज है जिनका एडीआर यूएस में लिस्टेड है। ठीक है। आईडीआर क्या होती है? आईडीआर किसके लिए होती है? नॉन इंडियन कंपनी के लिए। कई बार पूछता है ना, याद रखिएगा, नॉन इंडियन कंपनी आईडीआर इशूड करती है, वैसी नॉन यूएस कंपनी एडीआर इशूड करती है। ठीक है। तो आईडीआर में अभी मैंने एग्जांपल बताया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। हांगकांग में सेम, नॉन हांगकांग कंपनी जो डीआर इशू करती है उसको एचके डीआर बोलते हैं। ये भी एक ही कंट्री में है ना, आईडीआर भी वन कंट्री में, लेकिन ग्लोबल वाली जो है, ग्लोबल देज रिफर टू डीआर दैट आर अलाउड टू बी ट्रेडेड इन मोर देन वन कंट्री। तो ऐसे डीआर जो एक से ज्यादा कंट्रीज में ट्रेड होते हैं, तो ये जीडीआर होते हैं, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ये मैक्सिमम यूरोपियन यूनियन के द्वारा इशू किए जाते हैं, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में मैक्सिमम जो है, जो रेगुलेशंस है वो कॉमन होते हैं। ठीक है। द कंपनी whose share are traded at DR get a wider investor base from international market। तो जो कंपनी जैसे एचडीएफसी है उसको आप यूएस में भी ट्रेड कर सकते हैं, टाटा मोटर्स है, विप्रो है, आईसीआईसीआई है। ठीक है। इन्वेस्टर इन इंटरनेशनल मार्केट गेट टू इन्वेस्ट इन शेयर ऑफ कंपनी दैट दे मे अदरवाइज हैव बीन अनेबल टू डू बिकॉज सेवरल रेस्ट्रिक्शन। क्या है कि इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड हो रहा है तो आप वहां से खरीद सकते हैं, आपको जरूरी नहीं है कि इंडिया में आना पड़ेगा। ठीक है। अगर आपको एचडीएफसी के शेयर्स खरीदने तो आप डीआरस को भी बाय कर सकते हैं वहां से। ठीक है। होल्डिंग डीआर गिव द इन्वेस्टर अ राइट टू डिविडेंड एंड कैपिटल एप्रिसिएशन फ्रॉम अंडरलाइंग शेयर बट नॉट अ नो वोटिंग राइट। तो डीआरस में वोटिंग राइट नहीं मिलता आपको, डिविडेंड मिलेगा, कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगा। ठीक है। लेकिन अभी सेबी के अंडर में है कि वो डीआरस में वोटिंग राइट देना चाहती है कि नहीं, अभी वो कंसिडरेशन में अभी सेबी के सामने रखा गया है। ठीक है।